Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome today's newspaper, the Indian Express. Now, today's newspaper is largely repleted with either the international news of the televised debate between Kamala Harris and Donald Trump, जो यूएस की एक लंबी रवायत है कि जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनको लेकर यूएस के डिफरेंट मीडिया हाउसेस वो डिबेट कन्वीन कराते हैं। तो इससे पहले जून के अंदर जो बिडेन जो तब तक के प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर थे और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट हुई थी और अभी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पहली डिबेट है। तो लार्जली इंटरनेशनल न्यूज में उसी की सारी रिपोर्टिंग है, वेदर इट इज द इंटरनेशनल पेज और फॉलो अप न्यूज, इवन द एक्सप्लेन पेज इज फिल्ड अप विद दोज न्यूज जो बहुत ज्यादा तो काम की नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर में largely it is about the political news rather the politics news because we are having poll bound state, especially the हरियाणा। वहां पर किसका टिकट कट गया, किसका दे दिया गया है, कौन सी लिस्ट जारी हुई है, कहां पर कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया गया। अगेन पॉलिटिक्स इज नॉट दैट मच ऑफ यूज फॉर अवर एग्जामिनेशन पर्पस। हाँ, आज के आर्टिकल में अपार्ट फ्रॉम द न्यूज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं जो इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर फोकस करते हैं। आई बिलीव हाईलाइटेड विल बी those two articles. Now, we begin with the very first news, and this is just for information. हालांकि अनाउंस तो बजट के अंदर किया जा चुका था, बट नाउ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, कैबिनेट क्लियर्ड द हेल्थ इंश्योरेंस जो पीएम जन आरोग्य योजना है, जिसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है। तो उसमें 70 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए अब एडिशनल टॉप अप 5 लाख के कवरेज को कैबिनेट ने क्लियरेंस दे दिया है और बहुत जल्द इसको लीगली इंप्लीमेंट किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। तो क्या है बेसिकली स्कीम, 4 से 5 पॉइंट में रिवाइज करते हैं और 2 पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और सेकंड, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हाट इज द रेशियो प्रोपोर्शन? तो नॉर्मली बाकी सभी स्टेट के लिए 60-40 का रेशियो होता है। 60% जो मनी इसमें इन्वेस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा और बाकी जो भी पार्टनर स्टेट हैं तो स्टेट की तरफ से 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन साथ ही हिमालयन स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर ये रेशियो ट्रेडिशनली जो रहता है 90-10 का रहेगा बेसिकली। तो 90% पैसा सेंटर से आएगा, 10% तो स्टेट को जुटाना होगा। अब इसमें अभी तक ये था कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो पुअर फैमिलीज हैं उनको पर फैमिली 5 लाख पर एनम, सो पुअर फैमिलीज एंड 5 लाख पर एनम का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें एक तो पुअर फैमिलीज को नोट करें, दूसरा पर फैमिली 5 लाख है। तो मतलब सारी फैमिली कम्युनिटी 5 लाख तक का इलाज जो सेकेंडरी और टर्शरी इलाज के लिए होगा उसका इंश्योरेंस कवर इसके अंदर था। लेकिन जैसे इलेक्शन रैलीज के अंदर ही अनाउंस किया था प्रधानमंत्री ने खुद स्टेज से, उसके बाद में बजट में भी इसका इंप्रेशन था। अब कैबिनेट से क्लियरेंस मिला है कि एक तो नो इनकम लिमिट, अब कोई इनकम लिमिट नहीं है, चाहे आप पुअर फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास है या अल्ट्रा रिच फैमिली है, वहां पर कोई भी पर्सन अगर है 70+ एज ग्रुप के अंदर, तो 70 साल से ऊपर का भी अगर कोई एज ग्रुप है, 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो उसको भी 5 लाख कवर दिया जाएगा। और ये एडिशनल है, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया 5 लाख शेयर टॉप अप, मतलब फैमिली के लिए जो 5 लाख का हेल्थ कवर था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जितने भी लोग 70+ एज ग्रुप है उनके लिए 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर इसमें ऐड किया गया है। तो इसके साथ लगभग 6 करोड़, 6 करोड़, ये डिजिट आप नोट कर लीजिएगा, एडिशनल सीनियर सिटीजन होंगे जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। देन इट कम्स जो भी जैसे कुछ ECIH कार्ड होल्डर्स हैं, जिसको हम कहते हैं पैरामिलिट्री या मिलिट्री के कार्ड होल्डर्स हैं, वो चाहे तो अपनी एग्जिस्टिंग बेनिफिट ले सकते हैं या फिर वो अब शिफ्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंदर। These are the highlights of this particular scheme. Then we move to protesters demanding demolition breakthrough barricades clash with police. Now, this is because very highlighted in the news or social media. So, जो काफी सारे राज्यों में प्रॉब्लम चल रही है कि कहीं पर ये दावा कि ये मंदिर को गिराकर बनाई गई मस्जिद है, तो अब वापस इस मस्जिद को हटा के मंदिर स्टैब्लिश करना है, या फिर कहीं और पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर डिमोलिशन ड्राइव, और फिर ये एलिजिबली एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाना। तो रिसेंटली ये एक क्लैश इरप्ट आउट हुआ है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर। तो शिमला में एक
पुरानी मस्जिद है। अब उसके बारे में बहुत सारी चीजें मीडिया में फ्लोट कर रही हैं। कोई कहता है 1947 से एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पे थी, कोई कहता है कि यहाँ पर एक टेलर की दुकान थी। बहरहाल वहां पर एक छोटी सी मस्जिद क्रिएट की गई और फिर उसके ऊपर लगातार आने वाले सालों में स्टोरी दर स्टोरी क्रिएट की गई। यहाँ पर बस नोट इतना, अगर वैसे तो नोट करने वाली चीज नहीं, एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट शिमला के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 2010 में पहला नोटिस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे दिया गया था इस मस्जिद के लिए कि भाई आपको एक मस्जिद की एक एक माले की बिल्डिंग का, एक फ्लोर की बिल्डिंग का परमिशन दी गई थी, तो आपने सेकंड कैसे क्रिएट की है। लेकिन आने वाले सालों में लगातार यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर, 5 स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट की गई है। तो अब उसी को लेके कुछ प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंचते हैं कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको हटाया जाना चाहिए, गिराया जाना चाहिए। और फिर वहां पर पुलिस लाठीचार्ज करती है भीड़ को संभालने के लिए, एंड ऑल दिस क्लैश द पुलिस हैपेंड। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट इसके ऊपर है। बेस्ट अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से तब हम नोट करेंगे, अदरवाइज दीज आर जस्ट, this is, sorry, state of affair, but this is a routine affair of many a state, and especially the Himalayan states like Uttarakhand और फिर अब हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 2 UP clerics among 12 gets life sentence। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लॉ काफी बार पढ़ा गया जीएस के अंदर, जो कि है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 2021, जिसमें लास्ट मंथ अमेंडमेंट भी प्रपोज किया गया था। अब ये लॉ कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी अनलॉफुल तरीके से, मतलब लालच में, दबाव में, बहलाकर, फुसलाकर या अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, कंसील करके किसी का रिलीजन कन्वर्ट कराता है, तो फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, एंड पनिशमेंट हियर इज अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और फिर इसी लॉ के अंदर under the section 5 and 8 of Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religious Act 2021 और साथ ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं, like criminal conspiracy, outraging the religious sentiment of particular community, इन सारी धाराओं के तहत 12 लोगों को लाइफ सेंटेंस दिया गया है और साथ ही 4 लोगों को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई है। मतलब इनके बारे में कहा गया, ये स्टैब्लिश हुआ स्पेशल कोर्ट के अंदर कि लोग बाकायदा कोऑर्डिनेटेड अफेयर के अंदर, मतलब बाकायदा संगठन बनाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का बिजनेस चला रहे थे। नाउ दिस अगेन वेरी ग्रेव स्टेट ऑफ अफेयर के रिलीजन कन्वर्जन के लिए 12 लोगों को लाइफ सेंटेंसेस दे देना, साथ ही 4 लोगों को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करना। सो दिस अगेन very important thing, just to note it down for some example, maybe quoting in Anti-Religious Conversion Act type of question, or maybe in relation to secularism. Then we move to the fill the skill gap from the editorial page. अब इसमें बेसिक ये चीज है जो गुहार बहुत सारे आर्टिकल में लगती रहती है, यार डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत हाई है। 2070 तक हम, जो डेटा हमारा शो कर रहा है कि 2070 तक हम यंगेस्ट कंट्री रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ्रॉम द टर्न ऑफ द सेंचुरी, मतलब साल 2000 से ये लगातार डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर एक डंका पीटा जा रहा है, लेकिन हम उसके पोटेंशियल को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट है कि देखिए इस साल हुआ ये कि जब इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ अक्टूबर 7 के बाद लास्ट ईयर, तो फिर वहां पर इसराइल के अंदर फिलिस्तीनियन वर्कर को बैन कर दिया गया। अब फिर इसराइल के अंदर आती है वर्कर शॉर्टेज, तो फिर इंडिया से डिफरेंट जत्थों के अंदर वर्कर्स को भेजा गया इसराइल के अंदर। तो जो फर्स्ट बैच ऑफ वर्कर इसराइल पहुंचता है, अब उसको लेकर एक स्टडी रिपोर्ट आई है कि भाई ड्यू टू स्किल mismatch, due to glaring skill mismatch between the workers' ability and expectations from them, these workers are under strain। बहुत सारे वर्कर को तो वापस भेज दिया गया या फिर मजबूरी में किसी और सेक्टर के अंदर उनको रीडिप्लॉय किया गया। जिस सेक्टर के अंदर वो काम करने गए थे वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं क्योंकि स्किल मिसमैच है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। तो प्रॉब्लम या फिर ये जो आर्टिकल है, रिपोर्ट है, वो इस बात की क्राई करती है कि भाई हमारे वर्कर्स के पास या फिर हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। और यहाँ पर तो हम वर्कर स्किल की बात कर रहे हैं, बहुत हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ इट कम्स टू व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हाइलाइट्स, दैट
In 2020, the Global Skill Gap Report prepared by National Skill Development Corporation had estimated that demand for labor in sector across the key regions such as the Gulf and the European Union will be all-time high. अब जब दुनिया भर के अंदर वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर आपको ह्यूमन पोटेंशियल ज्यादा मिलता है, वहां से ही वर्कर्स की सप्लाई की जाएगी इन एरियाज के अंदर। मतलब इकोनॉमी का डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है। तो ठीक है, चाहे ये हमारे लिए अजीब लगे कि आज भी हम भारत वो देश है जो लेबर एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे भी पहचाना जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम मैनी एक्सपोर्टिंग थिंग्स। बट यहाँ पर जरूरी फिर ये हो जाता है कि इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, हेल्थ, सोशल केयर अमंग अदर्स, दीज आर द इंडिकेटर वेयर labor will be largely employed. So what is the need कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से 59 साल का, इनको फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाए। जो नेशनल स्किल डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कफोर्स को स्किल्ड किया जाए, ताकि जितना वर्कफोर्स अगर हम इंडिया में यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो यहाँ यूटिलाइज हो, बाकी को हम ग्लोबली एम्प्लॉयबल बना सके। और जस्ट एक सजेशन है कि श्रीलंकन अप्रोच कैन बी यूजफुल। पेपर में कोट करना होता है ना, दिस मॉडल दैट मॉडल, तो वी कैन कोट द श्रीलंकन अप्रोच, जहां पर ये होता है कि जब भी वर्कर को, चलिए बाकी तो वो स्किल्स देते देते हैं, जब भी कहीं पर उनको डिप्लॉय करना होता है कि आप उस सेक्टर के अंदर या उस कंट्री के अंदर जाके वर्क कर लीजिए, तो कुछ वीक की एडिशनल ट्रेनिंग उनको अवेलेबल कराई जाती है। तो ऐसा ही मॉडल इंडिया भी एम्प्लॉय कर सकता है कि अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर या गल्फ कंट्री के अंदर कहीं हमारे वर्कर जा रहे हैं डिफरेंट सेक्टर, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ वीक्स की ट्रेनिंग दी जाए और बाकायदा उसको सर्टिफाई किया जा सके, जहां जाकर हम बता सके, वर्कर बता सके ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी किसी एजेंसी ने अप्रूव किया हुआ है, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी को ऑन पेपर भी हम स्टैब्लिश कर सकें। नाउ दिस इज द मेन आर्टिकल ऑफ टुडेस, दैट इज द स्टार्टअप नेशन। और ये बात करता है इस बारे में कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए और खासकर इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसके टारगेट्स हैं, इसको अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जब आप स्टार्टअप के ऊपर फोकस करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है एक मॉडल दैट 3 E's, दैट इज फोकसिंग एट एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। बट हाँ, इस आर्टिकल के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा कोट किया गया है। जस्ट बी रिसाइटिंग द डेटा एंड यू प्लीज नोट इट डाउन, ये लॉन्गर पर्पस के लिए यूजफुल रहेगा। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पिछले 10 सालों के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए क्या क्या हुई है। तो लास्ट डिकेड के अंदर 3 चीजों के बारे में बात करता है। एक तो यूपीआई का एक्सटेंशन, जिससे डिजिटल पेमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया का कॉमन मासेस भी अब यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। इसके अलावा दूसरा है इसके अंदर टेलीकॉम रेवोल्यूशन, और खासकर जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन आया है, और इसमें खासकर अफोर्डेबल हमें इंटरनेट फैसिलिटी यूज करने को मिली। और तीसरी चीज है दैट इज द पेंडेमिक, और खासकर पेंडेमिक के बाद जिस हिसाब से ई कॉमर्स को बूस्ट मिला है। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है। वन इज यूपीआई का एक्सटेंशन, दूसरा टेलीकॉम और अफोर्डेबल इंटरनेट इन दिस कंट्री, और वो ग्लोबल स्टेज में अगर देखें तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इंडिया के अंदर कोट किया जाता है। और तीसरा है पैंडेमिक के बाद ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलना। और फिर ये आगे कोट करता है आर्टिकल अबाउट इंडियाज जीडीपी। सो इंपॉर्टेंट डेटा टू बी नोटेड दैट इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2024 में स्टैंडिंग एट 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। नाउ जो हमें $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में टाइम लगा वो लगे 60 साल। उसके बाद जो दूसरा ट्रिलियन डॉलर, सेकंड ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बनते हैं, वो अगले 7 साल में अचीव कर लिया गया। और तीसरा ट्रिलियन डॉलर सिर्फ अगले 5 साल में अचीव कर लिया गया। दैट्स हाउ मनी मल्टीप्लाई इटसेल्फ, वो कहता है ना, पैसा पैसे को खींचता है। सो दिस इज थिंग कि 2019 तक हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, और अब 2022 में पहले ही हम यूके को पछाड़कर 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं। और फिर डेटा आता है इंडिया के स्टार्टअप्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड प्रमोशन है, तो इसके थ्रू बताया गया है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन रेफरेंस टू द स्टार्टअप्स। इसी के साथ पिछले 7 सालों में हर 20 दिन के अंतराल पर एक यूनिकॉर्न हम इंडिया में ऐड करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं,
120 करोड़ सेलफोन यूजर्स हैं। इसके अलावा इंडिया 2070 तक यंगेस्ट कंट्री रहने वाली है अक्रॉस द ग्लोब। देन इट कॉल्स फॉर दैट इंडिया में इस वक्त 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं। इसके अलावा 1 करोड़ लोग हर साल एंटर कर रहे हैं जॉब मार्केट के अंदर, और 2035 तक 1 करोड़ 75 लाख एंटर करेंगे, और इसके अलावा 2050 तक 2 करोड़ 40 लाख पर ईयर ह्यूमन रिसोर्स एंटर होगा मार्केट प्लेस के अंदर। अब ये डेटा बहुत ही प्लीजेंट पिक्चर शो कर रहा है कि सब कुछ इंडिया के हक में है। लेकिन जरा ठहर के सोचते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में हर साल 1 करोड़ कॉलेज ग्रेजुएट्स एंटर होंगे जॉब मार्केट के, या फिर 2035 तक 1 करोड़ 75 लाख, और 2050 में तो लगभग 2.5 करोड़ लोग एंटर होंगे हमारे जॉब मार्केट के अंदर। तो सर सबसे बड़ा सवाल, जो इंडिया में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो इन सबके लिए हम सरकारी नौकरी कहाँ से, सॉरी अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से करने वाले हैं? नॉट ओनली सरकारी नौकरी, बाकी नौकरी हम कहाँ से लाने वाले हैं? एंड स्पेशली इन रेफरेंस टू द एज ऑफ इंडस्ट्रियल 5.0, दैट इज एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब का असर अभी दिखने लग पड़ा है कि रिट्रेंचमेंट हो रही है। जितनी जॉब जनरेशन की कैपेसिटी है अब वो इन सब की वजह से कम होती चली जा रही है। अब इसी सब के जवाब में ये जो ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स एंटर होने वाला है जॉब मार्केट के अंदर, हम किस तरीके से इनको एडजस्ट कर सकते हैं जॉब मार्केट के अंदर और वीजा भी यूज कर सकते हैं इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम डीपीआईआईटी दैट इंडिया में 2017 से लेके अब तक 15.5, जस्ट ओके, इंडिया में 2017 से अब तक 15.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स, और इसके अलावा अकेले साल 2023 में, साल 2023 के अंदर 3.9 लाख जॉब क्रिएट हो चुकी हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 46.6% का इंक्रीज है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। देन 140 बिलियन डॉलर, 140 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन इकोनॉमी में ऐड हुआ है स्टार्टअप्स की वजह से साल 2023 के अंदर, जो इंडिया की जीडीपी का ओवरऑल 4% है। सो ह्यूज इंटरवेंशन बाय द स्टार्टअप्स। अब अगर देखें इसको कंपेयर करें कि भाई इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, सो हियर वी कम कि यूएस के अंदर जितने भी कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, वहां पर 16% ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यूके में 5% है, चाइना में 4% है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है कि लेस देन 2% ही ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं जो अपना बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं या करते हैं। सो कमिंग हियर द प्रॉब्लम इज कि इंडिया की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जो पास आउट हमारा यूथ है, पोटेंशियल यूथ है, जो इनपुट देना चाहता है जीडीपी के अंदर, वहां पर ज्यादातर लोगों की इच्छा है नौकरी की और वो स्टार्टअप की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अब यहीं पर कुछ प्रोजेक्शन शो की गई हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट कि जितने भी लोग, जैसे 1 करोड़ जॉब मार्केट में एंटर करने वाले हैं, या जो कॉलेज ग्रेजुएट का डेटा है, 5% भी अगर उनमें से, अगर हम यूएस की बराबरी ना करें, यूके की बराबरी कर लें जिसको हम इकोनॉमी पछाड़ चुके हैं, 5% भी अगर अपना बिजनेस करने का सोचते हैं, तो लगभग 5 लाख न्यू बिजनेस इंडिया के अंदर स्टार्ट होंगे। और डेटा बहुत ही प्रैक्टिकली कहता है कि चलिए इसमें से मान लीजिए 90% बिजनेस अगर फेल भी होते हैं, तो स्टिल वी विल बी हैविंग 50,000 न्यू स्टार्टअप, जो 5.5 लाख न्यू जॉब क्रिएशन करेंगे, और साथ ही 55 लाख इनडायरेक्ट, 5.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स होंगी, 55 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो कि गिग इकोनॉमी के तौर पर स्टैब्लिश होंगी। इसका मतलब 1% ऑफ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विल बी द स्टार्टअप्स। सो व्हाट वी हैव टू डू दिस with all this information, so here it come कि हमें इस वक्त जरूरत है कि एकेडमिक इंडस्ट्री डेवलप की जाए इंडिया के अंदर, मतलब जिसको कहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। सो इंडिया में एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। लाइक जो भी यंग टैलेंट है कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, आईआईटी आईएम्स के अंदर, उनको नर्टर किया जाए, सपोर्ट किया जाए, फंड किया जाए, ताकि फर्दर वो अपने स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करने की दिशा में ज्यादा कदम उठाए। जैसे कि इसमें डेटा और कोट किया गया, लार्जली अबाउट द डेटा। सो हियर इट कम्स, लेट मी रीड इट। हियर इट कम दैट यूएस की अगर बात करें तो पिछले 20 सालों में, इन 20 years,
1 trillion US dollars is being added to industrial output in US because of the startups या फिर academic transfer, जो academic field से knowledge का transfer किया गया है इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा $500 billion GDP में ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ एकेडमिक इंडस्ट्रियल ट्रांसफर, और 40 लाख जॉब क्रिएट की गई हैं इसी एकेडमिक ट्रांसफर के जरिए, जो एकेडमिक नॉलेज ट्रांसफर की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है कि हम R&D पर ज्यादा इन्वेस्ट करें। जस्ट लास्ट डेटा दैट यूएस में उनकी इकोनॉमी का 3.4% इज इन्वेस्टेड इन R&D, लेकिन इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर इन एकेडमिक फील्ड ओनली 0.7% of GDP is invested. So what is the analysis of all this data? That हमारे जितने भी academic institutions हैं in the name of colleges, universities, IITs, IIMs, engineering colleges, उन सब में R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, वहाँ पर पोटेंशियल को और ज़्यादा नर्टर किया जाए, स्किल्स को इन्हेंसमेंट किया जाए, और उनको मेंटर गाइडशिप दी जाए ताकि वो अपने स्टार्टअप्स की तरफ बढ़े। मतलब जैसा कि एक गवर्नमेंट का नारा भी है कि प्लीज डू नॉट बी जॉब सीकर, बी जॉब गिवर। तो स्टार्टअप विल बी जॉब गिवर, और इससे ना सिर्फ इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो को करेक्ट कर सकते हैं, बल्कि साथ ही में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसमें भी पॉजिटिव इनपुट हम ला सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू another very important article. This is a comparison जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, उसमें नॉर्थ साउथ की डिवाइड का बहुत ज्यादा चर्चा भी है। तो इसमें बेसिकली ये चीज है कि व्हेन रिच स्टेट्स गेट्स रिचर, मतलब जो 5 साउदर्न स्टेट्स हैं कैसे और किन वजहों से वो रेस्ट ऑफ द इंडिया ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ना सिर्फ इकोनॉमिक बाकी भी पैरामीटर्स के ऊपर, एसडीआई पैरामीटर के ऊपर, और कैसे फ्यूचर में भी ये ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर आर्टिकल में सबसे पहले देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट ऑफ बिहार, which is considered lowest at the economic and other parameter in the state in the India, and then the Andhra Pradesh. नाउ इंपॉर्टेंटली आंध्र प्रदेश जो है वो 5 साउदर्न स्टेट्स के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है। तो 5 साउदर्न स्टेट्स का सबसे गरीब राज्य में कह लूं, और फिर ओवरऑल इंडिया में गरीब राज्य। लेकिन जब इसमें पर कैपिटा इनकम पे देखते हैं तो एवरी पर्सन लिविंग इन आंध्र प्रदेश इज 4 टाइम रिचर देन एवरेज पर्सन लिविंग इन बिहार। अब कहते हैं कि सर आगे ये ट्रैजेक्टरी शो करते हैं कि अगर जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ये दोनों स्टेट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बिहार बहुत मिनिमल परफॉर्म कर रहा है, आंध्र प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर इसको रिवर्स कर दें, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी अभी नजर नहीं आती है, कि मतलब जिस रेट से आंध्र प्रदेश ग्रो कर रहा है उस रेट से अगर बिहार ग्रो करने लग जाए, और जिस रेट से बिहार ग्रो करता है उस रेट से अगर आंध्र प्रदेश ग्रो करने लग जाए, तब भी 15 साल बाद, इवन आफ्टर 15 years, आंध्र प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति 3 टाइम रिचर होगा देन अ पर्सन लिविंग इन बिहार। तो अगर आप ग्रोथ रेट को रिवर्स भी कर देते हैं तो भी 15 साल में कोई लंबा या ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट के आखिर ऐसा क्यों है कि 5 साउदर्न स्टेट इज रिचर देन रेस्ट ऑफ द इंडिया, और इसमें वेस्ट भी आप काउंट कर सकते हैं, मतलब वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है, वेस्ट में स्पेशली द गुजरात। देन हियर वी कम के इसमें एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन को हाईलाइट किया गया, साथ ही मार्केट फोर्सेस को, और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का एक री इन्फोर्सिंग इकोसिस्टम 5 साउदर्न स्टेट में स्टैब्लिश किया गया है, एंड इज क्रेडिटेड with the high performance in economic and other field. So here it comes the data that जो skill innovation especially in IT sector 5 स्टेट ने डेवलप किए हैं, वो रेस्ट ऑफ कंट्रीज रेस्ट ऑफ स्टेट्स नहीं कर पाए। Here it comes कि 5 साउदर्न स्टेट्स का अगर कुछ हम डेटा देखें, so here it comes that 37% of all the फैक्ट्रीज इन द कंट्री ये इन्हीं 5 राज्यों के अंदर स्टैब्लिश की गई है। इसके अलावा देश में टॉप 20 जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के अंदर हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 18 आर रिजाइडिंग इन दीज 5 साउदर्न स्टेट्स। देन देश के अंदर जितनी भी फॉर्मल जॉब्स हैं उसमें से 33% is you will be finding in these 5 southern states. And then comes that 90s में, in the decade of 90s, ये 5 साउदर्न स्टेट की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया की रफली 1/4 ऑफ द इकोनॉमी थी, बट
When we are talking about 2023, this is about roughly one third of the economy. तो फिर पिछले डिकेड्स में बहुत तेजी से ग्रो की है इन राज्यों की इकोनॉमी. देन वी कम टू, इसके अलावा जब इकोनॉमी को हम रिजल्ट आउट देखते हैं इन अदर पैरामीटर्स, सो वो चाहे लॉन्ग लाइफ हो, बेटर एजुकेशन हो, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो, तो भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले भी ये राज्य ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. Here we come, one intervention here कि भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसकी वजह से साउदर्न स्टेट लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो हियर इट कम्स कि देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में इफ यू कंपेयर इट विद द ईस्टर्न स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया, लेबर बहुत ज्यादा सस्ती है. लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं करता है इन्वेस्टर्स को कि वो ईस्टर्न या फिर सेंट्रल स्टेट्स के अंदर इन्वेस्ट करें. तो उसकी बेसिक वजह यह है जिसको एक बहुत ही अच्छे शब्द से इन्होंने परिभाषित किया है, और वो है एग्लोमेरेशन इफेक्ट. सो एग्लोमेरेशन इफेक्ट. Here it comes, what is the agglomeration effect? कि बेसिकली इन 5 राज्यों में जो स्टैब्लिश किया वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बहुत ज्यादा यूनिट्स या एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश की. इसी के अलावा स्किल्ड लेबर फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड कपल्ड विद ऑलमोस्ट दी माइग्रेशन इफेक्ट. तो बहुत सारे अलग राज्यों से स्किल्ड लेबर यहाँ पर जाकर काम कर रही है. फाइनेंशियल नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड की गई है. सो खासकर अगर आप स्टेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम नोट करें जो एग्लोमरेशन काइंड ऑफ थिंग, मतलब एक कनेक्टेड सिटीज के तौर पे स्टैब्लिश हैं, दैट विल कम्स विद द बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई एंड पुणे. तो एक एग्लोमरेट इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है कि सिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. सो द प्रोडक्शन और इवन द सर्विस सेक्टर इज ब्लूमिंग एट फास्टर पेस देन रेस्ट ऑफ इंडिया. इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक स्कीम का भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर इंप्लीमेंटेशन इन्हीं राज्यों के अंदर किया जा रहा है. वन ऑफ द डेटा दैट आप एप्पल इकोसिस्टम को नोट कर सकते हैं कि फॉक्सकॉन जो बहुत सारे प्रोडक्ट क्रिएट करता है एप्पल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करता है कलपुर्जों की, वो ज्यादातर इन्हीं स्टेट्स के अंदर मिलेगा. इसके अलावा एक स्टेट को और हाईलाइट किया दैट इज गुजरात. तो वेस्टर्न साउदर्न की बात कर रहे हैं. तो जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए इंडस्ट्री बनाई जा रही है, जो 5 प्रपोज है भारत की, उस 5 में से 4 गुजरात के अंदर ही प्लेस की गई है. सो दिस इज द इफेक्ट कि बाकी राज्यों की जगह या बाकी राज्यों की तुलना में ये 5 राज्य ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज जस्ट अ फिस्कल फेडरलिज्म से आप देख सकते हैं, या इंडिया में जो एक ये चीज है कि सब जगह एक जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है सारे भारत के अंदर, वो इस आर्टिकल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. Then we come to just a news that EV push. Cabinet approves 10,009 crore for new scheme. 10,900 करोड़ की एक नई स्कीम लॉन्च की गई है भारत की तरफ से. अच्छा, इससे जो पहले बेसिकली चल रही थी स्कीम, 2 चीजें नोट कर लें. एक तो उसको ये रिप्लेस कर रही है. अब इससे पहले चलने वाली स्कीम का नाम था फेम इंडिया. तो फेम इंडिया को अब रिप्लेस किया जाएगा विद पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत. और इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री का नाम नोट कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. आई बिलीव आने वाले दिनों के अंदर एक्सप्लेन पेज पे इसको लेकर डिटेलिंग मिलेगी कि कहाँ किस सेक्टर के अंदर इन रुपयों को यूज किया जाएगा. एज पर दिस रिपोर्ट इज कंसर्न, इस पैसे का इस्तेमाल डिफरेंट स्टेट प्रोक्योरमेंट के अंदर किया जाएगा. जैसे स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है तो उनको हेल्प आउट किया जाएगा कि वो अपनी ओल्ड डीजल इंजन जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, उनको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक पावर बसेस को प्रोक्योर कर सकें. Then we move to controversy over Mumbai's salt ban and why these land matter. तो इसमें बेसिकली हमें समझना है कि व्हाट आर द सॉल्ट बैन. तो मुंबई का जो कोस्टल एरिया है वहां पर लो लेइंग एरियाज बेसिकली, तो वहां पर होता यह है कि हाई टाइड के टाइम पर समुद्र का पानी इस लो लाइंग एरिया के अंदर आ जाता है, कुछ टाइम रुकता है, उसके बाद वापस चला जाता है, लेकिन साथ ही में सॉल्ट और मिनरल छोड़ के चला जाता है. तो यहाँ पर फिर सॉल्ट प्रोडक्शन किया जाता है. इसी वजह से इनको कहा जाता है सॉल्ट पैन्स ऑफ मुंबई. तो अब हुआ क्या है, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 256 एकड़ 256 एकड़ ऑफ सॉल्ट पैन लैंड इन मुंबई टू धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड. भाई धारावी को जो रीडेवलप करना है उसके प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं. अब क्योंकि ये पीपीपी मॉडल के अंदर किया जा रहा है अडानी ग्रुप के साथ, तो बेसिकली अडानी रियलिटी ग्रुप को इसका मतलब
को पार्टनर बन जाएंगे यहाँ पर धारावी को रीडेवलप करने के लिए। तो अपोजिशन में काफी हंगामा किया है कि बेसिकली ये काम इसलिए किया गया है ताकि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा सके। अब इसके साथ ही बेसिकली ये कि अकॉर्डिंग टू कोस्टल रेगुलेशन जोन notification of 2011, the salt pans falls under the coastal regulation zone 1B category, जहां पर किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। तो यहां पर सिर्फ सॉल्ट एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इसको धारावी रीडेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब इससे पहले भी इस तरह की काफी जो इलाके हैं, जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो 5378 एकड़ लैंड है जो इस तरह के सॉल्ट पैन एरिया के अंदर आती है। तो अलग अलग सरकारों के टाइम पर, जैसे इससे पहले अगर महाअघाड़ी सरकार की बात करें तो उन्होंने भी कुछ जो आरए फॉरेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे बेसिकली, तो उसको भी शिफ्ट किया था एक जगह पर जहां पर सॉल्ट पैन टाइप की ही जमीन थी। तो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बेसिकली, चाहे वो इंक्रोचमेंट के नाम पे हो चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हो, इन सॉल्ट पैन को लेकर प्राइवेट डेवलपर के हाथ में हैंडओवर करती रही हैं या करने की कोशिश करती रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि सर इट इज नॉट अबाउट सॉल्ट पैन लैंड ओनली, तो इसके आसपास बहुत सारा मैंग्रोव एरिया भी होता है। अब ये वो एरिया है या ये फैलो लैंड है जो मुंबई को हाई टाइड से बचाती है या फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट में सुनामी जैसी किसी घटना से बचा सकती है। और दूसरा, अगर यहाँ पर ये लो लेइंग एरिया है, अगर आप रीडेवलपमेंट के नाम पर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये तो साल के ज्यादातर दिनों में पानी से भरा रहता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। तो जब हाउसिंग के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है तो फिर इसको हाउसिंग फैसिलिटी के लिए एलोकेट करना अपने आप में गलत है। इसको आप मैंग्रोव प्रोटेक्शन और सॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करें। दैट इज बेसिक रीजन बिहाइंड द protest. So this is the major thing which we have to cover regarding our exam preparation. Rest, as I talked earlier, that newspaper is full of the news and the coverage of the debate, televised debate between Kamala Harris and Donald Trump. अब उसमें एक्सप्लेन पेज के अंदर भी आया है कि भाई फाइट टेक अ पेस या फिर हाउ टू दैट मैटर। आई बिलीव कि आप लिजार रीडिंग के लिए उसको पढ़ सकते हैं या फिर आप सीधा टेलीवाइज जो डिबेट है उसको सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा उसके फाइट टेक अवेज या की अवेज हमारे एग्जाम पर्पज से। लेकिन हाँ, एक जरूर इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपनी रीडिंग के दौरान अंडरलाइन करें एक्सप्लेन पेज से कि क्या इंपॉर्टेंस है इन पर्टिकुलर डिबेट्स की इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, और क्या इसी तरह के मेथड्स का यूज इंडिया में भी किया जाना चाहिए। हालांकि पीछे काफी सारे आर्टिकल्स में ऑलरेडी कवर्ड है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिएटरेट इट एवरी टाइम। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।